हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का परचम क्लासेस में। देखिए, पॉलिटी विद माइंड मैप्स के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को पहले कवर कर रहे हैं, फिर बेसिक टॉपिक्स पे चलेंगे। क्योंकि हर बार क्या होता है, बेसिक टॉपिक्स तो हो जाते हैं, ये बॉडीज हर जगह रह जाती है। तो इसलिए मैंने अब की बार शुरुआत ही इस सीरीज की इन बॉडीज से की है, ताकि आप लोगों को अपना सिलेबस एक फुल फ्लेजेड तरीके से परचम पे मिल सके। तो आज का अपना टॉपिक है यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसी के साथ कंपैरेटिव मोड में हम पढ़ेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जितनी भी सीरीज होने वाली है, पूरी जो सीरीज पॉलिटी की होने वाली है, ये आप लोगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है आपके किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन की क्विक रिवीजन के लिए। बहुत की पॉइंट्स को ही मैं यहाँ उठा के ला रही हूँ जो भी ज्यादातर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप नोट्स बनाना चाहे नोट्स बनाइए, आप रिवीजन करना चाहते हो रिवीजन करिए, और इस सीरीज का मैक्सिमम यूटिलिटी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं यूपीएससी और एसपीएससी को। क्या है दोनों बॉडीज, किस तरीके से दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ये सब चीजें हमको करनी है। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे। तो स्टूडेंट्स, यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आपको पता है, पहले ओपन कंपटीशन के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई। क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो 24 डायरेक्टर थे, वो चाहते ही नहीं थे कि अलग से कोई ओपन कंपटीशन हो। वो हेल्बरी कॉलेज लंदन से ही लोगों को रिक्रूट करवाते थे, क्योंकि हेल्बरी कॉलेज के स्पॉन्सरशिप थे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 24 डायरेक्टर। तो अपने ही सगे संबंधी, अपने ही चमचे जो है, ये हेल्बरी कॉलेज से ले आते थे। फिर 1926 में ये कहा गया कि हमको अलग से सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उनको रिक्रूट करना पड़ेगा। और फिर हमने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ 1919 में ये बात चल ही रही थी, गवर्नमेंट ऑफ 1919 एक्ट में ये बात चल ही रही थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, जिसको आज के दिन आप यूपीएससी के नाम से जानते हो, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हो। फिर हमने प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश कर दिए, जिसको आज के दिन हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो बिल्कुल नए हैं तैयारी में, उनको नहीं पता स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे आप किसी भी स्टेट के हो, फॉर एग्जांपल आप गुजरात के हैं तो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई हरियाणा से है तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई पंजाब से है तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसको कहते हैं प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, पहले कहते थे, आज के दिन इसको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है, दो स्टेट्स मिलके, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स मिलके रिक्रूटमेंट निकालते हैं। जैसे गुजरात और महाराष्ट्र वाले कहते हैं, इकट्ठा पेपर ले लेते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र की रिक्रूटमेंट हो जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको क्या कहेंगे, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में तीनों पब्लिक सर्विस कमीशन को ही स्टैब्लिश कर दिया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बुलवर्क्स कहलाते हैं। मतलब कि आप यूं कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे अभिन्न 4 बॉडीज हैं। कौन सी? कैग, जो सारी जांच करती है कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट जिसकी वजह से संविधान जिंदा है, इलेक्शन कमीशन जिसके वजह से डेमोक्रेसी जिंदा है, और यूपीएससी जिसकी वजह से आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, ये सारे ऑफिसर्स जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के, उनका रिक्रूटमेंट होता है। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझ लिया है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। एक और बात, आज मैंने अपनी हैंडराइटिंग में नहीं दिया, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी, लिखती तो स्पेस थोड़ा सा मैनेज होना मुश्किल होता, तो इसलिए मैंने इसको टैबुलर फॉर्मेट में डिफरेंशिएट करते हुए आप लोगों के लिए इस तरीके से अपने नोट्स या अपनी क्लास प्रिपेयर की है। तो आप लोगों के लिए हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है। पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आर्टिकल्स की बात करते हैं। यूपीएससी जो है वो आर्टिकल 315 टू 323 में आता है, और पार्ट कौन सा है इसका? पार्ट है 14। ठीक है, बिल्कुल सेम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी 315 से 323 में आता है, और पार्ट इसका भी कौन सा है? इसका भी पार्ट है 14। अपॉइंट कौन करता है यूपीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर्स को? प्रेसिडेंट। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, अब यूनियन में कोई काम प्रेसिडेंट कर रहे हैं तो स्टेट में कौन करेंगे? गवर्नर, ऑब्वियस है। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर को कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर करते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनो, क्या यहां पे गलती होने की गुंजाइश है? अब देखो, मैंने क्या कहा, जो काम यूनियन में प्रेसिडेंट कर रहे हैं वही काम स्टेट में गवर्नर कर रहे हैं, बट नॉट इन एवरी केस। जैसे अपॉइंटमेंट करने का काम तो प्रेसिडेंट और गवर्नर कर रहे हैं, लेकिन रिमूवल का काम जो है वो यूनियन लेवल पर भी प्रेसिडेंट करते हैं और स्टेट लेवल पर भी प्रेसिडेंट करते हैं।
दोनों ही लेवल पर प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट का काम तो अलग अलग है, लेकिन रिमूवल का काम जो है यहां भी प्रेसिडेंट करेंगे और यहां भी प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। दोनों ही जगह प्रेसिडेंट करेंगे। फिर क्वालिफिकेशन, संविधान में तो कुछ लिखा नहीं हुआ इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, दोनों की ही क्वालिफिकेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ लिखा नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन फिर इसके बस ऐसा लिखा हुआ है कि जो इसके मेंबर्स होते हैं उसमें 50% मेंबर कम से कम ऐसा होने चाहिए जिनको एटलीस्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। कहाँ का काम का? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब का या स्टेट की गवर्नमेंट की जॉब का कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो, ऐसे 50% लोग पूरे कमीशन में होने चाहिए। सेम बात यहाँ के लिए लिखी हुई है कि 50% मेंबर्स होल्ड 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आइदर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हमने इनकी क्वालिफिकेशन देखी। फिर मेंबर्स के बारे में देखते हैं। देखो, जो स्ट्रेंथ है कि कितने मेंबर होंगे यूपीएससी में या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, जो इनकी स्ट्रेंथ है वो स्पेसिफाई की ही नहीं हुई, हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी यूपीएससी के अंदर पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, क्या बात संविधान में लिखी है क्या नहीं लिखी है। तो यहाँ पे ये बात समझ लेना कि जो इसके मेंबर्स की स्ट्रेंथ है, चाहे यूपीएससी चाहे एसपीएससी, इनके मेंबर्स की स्ट्रेंथ को संविधान में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो कौन बताएगा? प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया इन द केस ऑफ यूपीएससी एंड गवर्नर की डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया इन द केस ऑफ एसपीएससी, ठीक है। यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में तो गवर्नर बताएंगे कितने मेंबर्स होंगे और यूपीएससी के बारे में प्रेसिडेंट बताएंगे कितने मेंबर होंगे। सेम बात यहां पर भी आ जाएगी, ठीक है। देन कंडीशन ऑफ सर्विस क्या है? कंडीशन ऑफ सर्विस भी संविधान में नहीं लिखी हुई। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा प्रेसिडेंट और गवर्नर को कि तुम अपने रिस्पेक्टिव फील्ड की कंडीशन ऑफ सर्विसेज डिसाइड कर लेना। यानी यूपीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर्स की अगर कंडीशन ऑफ सर्विस डिसाइड करना है तो प्रेसिडेंट करेंगे, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स की अगर सर्विस ऑफ कंडीशन डिसाइड करना है तो गवर्नर करेंगे, ठीक है। तो दोनों के अंदर ही यही बात हमने लिख रखी है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज टेन्योर। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां गलती होने की बहुत गुंजाइश रहती है। देखो, जो टेन्योर है, सबसे पहले यूपीएससी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यूपीएससी की हम बात कर रहे हैं टेन्योर में। सबसे पहले क्या है कि या तो 6 साल हो जाए उनको काम करते, या तो 6 साल हो जाए, या 65 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट हो जाए। यूपीएससी के केस में या तो 6 साल हो जाए चेयरमैन को, या 65 साल की उम्र पूरी हो जाए, चेयरमैन और मेंबर्स दोनों के लिए, ठीक है। यहां पे या तो 6 साल पूरे हो जाए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में या तो 6 साल पूरे हो जाए या फिर 62 ईयर्स ऑफ एज पूरे हो जाए। जो भी काम पहले हो जाएगा उनको हटा दिया जाएगा। अब क्या हटाने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, क्या वो री एलिजिबल हैं? मतलब कि फिर से रीअपॉइंट किए जा सकते हैं? तो आपको मैं कुछ बातें बता रही हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना इन बातों को। देखिए, हर कोई व्यक्ति अपने से ऊंचे पद पे रीअपॉइंट हो सकता है इसी कमीशन के अंदर, अपने से ऊंचे पद पे। अगर यूपीएससी की बात करोगे तो इसके अंदर कौन है? चेयरमैन है और मेंबर है। तो चेयरमैन तो रीअपॉइंट होएगा ही नहीं, क्योंकि इससे ऊंचा पद तो है ही नहीं कमीशन के अंदर, इससे ऊंचा पद तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ना तो ये रीअपॉइंट होएगा, ना ही ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कहीं काम करेगा, ना ही ये स्टेट गवर्नमेंट में कहीं काम करेंगे, ठीक है। ये कहीं काम नहीं करेंगे, इनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। अब मेंबर्स के लिए क्या है कि आप फिर से मेंबर नहीं बन सकते, लेकिन अपने से एक पद ऊंचे पे आ सकते हो। मतलब तुम सिर्फ चेयरमैन बन सकते हो, ओनली चेयरमैन बन सकता है अगर कोई बनना चाहे तो, ठीक है। अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं। इसके जो चेयरमैन होंगे या फिर मेंबर होंगे, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं वो, इनके लिए 2 पद बड़े हैं। क्या? या तो ये यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं या फिर ये यूपीएससी के मेंबर्स बन सकते हैं, ठीक है। और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर है, इनके लिए इनसे ऊंचे 3 पद होंगे। क्या? या तो ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं और यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं। तो सिर्फ यही पोस्ट के ऊपर ये रीअपॉइंट हो सकते हैं, इसके अलावा किसी भी पोस्ट पे ये रीअपॉइंट नहीं होंगे इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एंड इन स्टेट गवर्नमेंट। कहीं पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या स्टेट गवर्नमेंट में ये इस तरीके से रीअपॉइंट नहीं होंगे, इस बात को याद रखना। कहां कहां रीअपॉइंट हो सकते हैं? सिर्फ अपने से ऊंचे पद पे। तो रटने की बात है ही नहीं, मैंने बहुत आसान करके आपको बता दिया है। यहां पे यही बात बहुत मुश्किल शब्दों में लिखी हुई है। मेंबर्स रीअपॉइंट तो नहीं होंगे, लेकिन चेयरमैन बन सकते हैं, ठीक है, यूपीएससी के। और अच्छा, एक और बात, जो ये मेंबर्स है ना, ये मेंबर हैं, ये यूपीएससी के भी चेयरमैन बन सकते हैं और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी चेयरमैन बन सकते हैं, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी चेयरमैन बन सकते हैं। और जो यहां पे मैं बता देती हूं, ये इनके लिए छोटा पद होगा। चेयरमैन जो है वो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन सिर्फ यूपीएससी के चेयरमैन के पद पे जा सकते हैं। यूपीएससी के मेंबर्स या तो यूपीएससी के मेंबर्स जो है यूपीएससी के चेयरमैन बन जाओ या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन जाओ। तो इस तरीके से यहाँ पे है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। ये रीअपॉइंटमेंट की साधारण शब्दों में बातें थी। अब इंडिपेंडेंस की बात करते हैं कि क्या ये बॉडीज इंडिपेंडेंट है, क्या ये बॉडीज इंडिपेंडेंट है। समझिए क्या कहता है, यस ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। कैसे प्रूव होता है? ये प्रूव कैसे होता है? जितना भी इनके ऊपर एक्सपेंस होता है, जो भी इनकी सैलरीज है, अलाउंसेस है, पेंशन्स हैं, चेयरमैन की या मेंबर की, चाहे यूपीएससी का चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर चार्ज किया जाता है, ठीक है। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के अंदर चार्ज किया जाता है। एक तो ये इस वजह से इंडिपेंडेंट है, यानी कोई भी बेवजह इनकी सैलरी की कटौती नहीं कर सकता। फिर दूसरा, इनकी जो सर्विस ऑफ कंडीशन है वो डिसएडवांटेज पे नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक ये अपने पद पे हैं, आप इनकी पोस्ट के अंदर किसी तरीके की कटौती नहीं कर सकते। चेयरमैन और मेंबर जो है वो केवल प्रेसिडेंट के द्वारा ही रिमूव किए जाएंगे, और बिल्कुल उसी तरीके से जैसा संविधान में लिखा है, अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट नहीं कर सकते। अब बात आती है रेजिग्नेशन की। जो यूपीएससी के लोग हैं, ठीक है, जो यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स हैं, वो अपना रेजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट को, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर हैं वो अपना रेजिग्नेशन देंगे गवर्नर को। सिर्फ रिमूवल के केस में प्रेसिडेंट का यहाँ पे काम होता है, अदरवाइज हर केस में गवर्नर ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को संभाल रहा है। उसके बाद अदर फैक्ट्स की बात करते हैं। देखो, ये पूरे मैरिट सिस्टम के वॉचडॉग होते हैं। कौन सच में योग्य है, कौन नहीं है, कैसे पेपर लेना है, क्या नहीं लेना है, ये सारी चीजें जो है ये खुद बताते हैं, यानी ये वॉचडॉग होते हैं मैरिट सिस्टम के। दूसरा जो है, जो रिकमेंडेशंस होती है, जो भी ये रिकमेंड करते हैं वो केवल एडवाइजरी होती है नेचर में। ये जो भी लिस्ट तैयार करते हैं कि ये बंदा हमारे हिसाब से रिक्रूट होना चाहिए, वो सिर्फ एडवाइजरी होती है, नॉन बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग नहीं होती है। यानी कि इन जो सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर, सिर्फ सलाह दे सकते हैं ये, ठीक है, कि इस व्यक्ति को रैंक 1 दे दो, इसको 2, बाकी जाके ट्रेनिंग के बाद फाइनल होता है। देन यूपीएससी एंड एसपीएससी इज कंसल्टेड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स रिलेटिंग टू। किन किन मैटर्स पे इनसे कंसल्ट किया जाता है ये भी देखते हैं। देखो, एक तो किस तरीके से, मेथड क्या होगा सिविल सर्विस और सिविल पोस्ट की रिक्रूटमेंट का, इस पे इनसे कंसल्ट किया जाता है, ठीक है। कौन कौन सी अपॉइंटमेंट में इनसे कंसल्ट किया जाता है, ठीक है। सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट, सुटेबल कैसे रहेंगे, कौन से कैंडिडेट सुटेबल रहेंगे, उनकी एलिजिबिलिटी क्या हम निकालें कि किस साल के होने चाहिए, या बीटेक होना चाहिए कि बीए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। जितने भी डिसिप्लिनरी मैटर्स उस एग्जाम रिलेटेड होते हैं इनसे ही कंसल्ट किए जाते हैं। टेम्परेरी अपॉइंटमेंट की जाती है तो कंसल्ट करेंगे, और एक्सटेंशन ऑफ सर्विस ग्रांट करनी हो तो भी इन्हीं से ही हम पूछेंगे। फिर उसके बाद फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस में यूपीएससी असिस्ट स्टेट इन जॉइंट रिक्रूटमेंट इफ मोर देन 2 स्टेट्स आस्क फॉर इट। क्या कहता है, ये क्या काम कर रहा है? अगर 2 या 2 से ज्यादा राज्य ये कह दें कि यूपीएससी आप हमारे लिए इस काम को कर दीजिए, आप हमारे लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर दीजिए, तो यूपीएससी उस काम को करेगा, ठीक है। दूसरा, ये स्टेट की नीड्स को सर्व कर सकते हैं। अगर गवर्नर ये कह दे कि आप हमारे स्टेट के अंदर ये काम में हमारी मदद कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेके ये स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नर की रिक्वेस्ट से काम को कर देंगे। प्रेसिडेंट जो है कुछ पोस्ट को एक्सक्लूड कर सकता है जो यूपीएससी के परव्यू में नहीं आएंगी। प्रेसिडेंट कह सकते हैं भाई तुम इन पोस्ट के बारे में कुछ नहीं कहोगे, ठीक है।
यूपीएससी रिप्रेजेंट्स अ रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट एनुअली, हर साल इनको प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट देनी होती है, प्रेसिडेंट फिर उसको दोनों सदनों के सामने रखते हैं। एडिशनल फंक्शंस रिलेटिंग टू द सर्विसेज ऑफ यूनियन कैन बी कन्फर्ड ऑन यूपीएससी बाय द पार्लियामेंट, कुछ एडिशनल काम भी इनको सौंपे जा सकते हैं। कौन कौन से? जुरिस्डिक्शन ऑफ यूपीएससी, मतलब कि पार्लियामेंट कानून बना के इनकी जुरिस्डिक्शन को, इनके काम करने के अधिकार को, इनके क्षेत्राधिकार को फैला सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। यूपीएससी ओनली सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, सिर्फ सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है ये, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शंस की बात करते हैं। देखो, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके लिए गवर्नर से कंसल्ट करना होता है, सारा काम एसपीएससी गवर्नर से कंसल्ट करके करती है, ठीक है। जुडिशियल सर्विस के लिए भी डिस्ट्रिक्ट जज अगर बनाने हो तो एसपीएससी देखेगा। गवर्नर जो है कुछ पोस्ट को एक्सक्लूड कर सकता है, कुछ सर्विसेज को एक्सक्लूड कर सकता है कि ये आपके परव्यू में नहीं आएंगे। एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नर को एनुअली रिपोर्ट देता है और गवर्नर फिर उन रिपोर्ट को लेजिस्लेचर के सामने रखता है। एडिशनल फंक्शंस रिलेटिंग टू द सर्विसेज ऑफ द स्टेट कैन बी कॉन्फर्ड टू एसपीएससी, मतलब कि कुछ एडिशनल सर्विसेज भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया जा सकता है गवर्नर के द्वारा। जैसे प्रेसिडेंट यूपीएससी को एडिशनल फंक्शन दे सकते हैं, ऐसे ही गवर्नर भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को एडिशनल फंक्शन दे सकते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट के अंदर सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, ठीक है। अब लिमिटेशंस की बात करते हैं। देखो, कौन कौन सी चीजें यूपीएससी की जुरिस्डिक्शन से बाहर की हैं। कोई रिजर्वेशन अगर करना हो बैकवर्ड क्लास की फेवर में, इनसे नहीं पूछा जाएगा। एससी एसटी की लेके कुछ क्लेम्स देने हो सर्विसेज के अंदर, इनसे नहीं पूछा जाएगा। सिलेक्शन फॉर चेयरमैन मेंबर ऑफ कमीशंस फॉर और ट्राइब्यूनल, कौन चेयरमैन बनेगा, कौन मेंबर बनेंगे, इनसे नहीं पूछा जाता। ट्रिब्यूनल कैसे होगी, हाईएस्ट डिप्लोमेटिक नेचर की जो पोस्ट होती है उसके बारे में इनसे नहीं पूछा जाता, ठीक है। ग्रुप सी या ग्रुप डी की सर्विसेज के बारे में इनसे नहीं पूछा जाता। सिलेक्शन फॉर टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स फॉर द पोस्ट फॉर नॉट मोर देन अ ईयर, अगर कोई ऐसी नौकरी है जिसमें 1 साल से ज्यादा की नौकरी नहीं है, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट है 1 साल से कम की, तो भी इनसे कुछ नहीं पूछा जाता, तो भी ये इनकी जुरिस्डिक्शन से बाहर के हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मैटर्स कौन कौन से आउटसाइड हैं? मेकिंग रिजर्वेशंस ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास के केसेस के अंदर अगर कोई रिजर्वेशन देना हो, इनसे नहीं पूछा जाएगा। एससी एसटी के बारे में कुछ क्लेम्स देने हो तो इनसे नहीं पूछा जाता। तो ये थी इनकी लिमिटेशंस जिसके बारे में हमने बात की। अभी मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन फ्रेम करती हूं जिसका आंसर आपको करना है। आपको ये बताना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैंने इंक्लूड किया था क्वेश्चन, पर शायद कुछ स्लाइड्स जो है वो गायब है, सेव नहीं हुई होंगी। पहला चेयरमैन ऑफ यूपीएससी is eligible for further appointment, ठीक है, यानी रीअपॉइंटमेंट। सेकंड जो है, टेन्योर ऑफ चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज either 6 years और 62 years of age। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट बताना है आपको, ठीक है, आपको करेक्ट बताना है। तो ए ऑप्शन है 1 ओनली, बी ऑप्शन है 2 ओनली, सी ऑप्शन है बोथ, डी ऑप्शन है नन। उम्मीद करती हूं बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को डील कर लोगे। आपने समझी है ये सारी चीजें अभी अभी मुझसे, और आप आसानी से इसको कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।